Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear class. How are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD Scholar Zoology, teaching you the subject biodiversity. And today's my topic is ecological aspects of biodiversity. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी है क्या चीज़। इकोलॉजी can be defined as the study of nature that deals with the interrelationship or the dependence of all living things on all other living things and their surrounding। कि सिंपली जो है जानदार का अपने नेचर के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने इर्द गिर्द जो रिलेशनशिप होता है, इस चीज़ का मुताला इकोलॉजी कहलाता है। ज़ाहिर बात है, जानदार जहाँ कहीं भी रहते हैं उनका अपने माहौल के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। वो अपने माहौल से खुराक लेते हैं, वो शेल्टर लेते हैं, वो स्पेस लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात जो होती हैं वो अपने माहौल से ही गेन करते हैं। अगर माहौल सपोर्ट करेगा तो उनकी सर्वाइवल के चांसेस होंगे। अगर सर्वाइव जो है वो माहौल उनको फेवर नहीं दे रहा है या उनको जो है वो बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जानदार जो है उनके माहौल, उनके रहने के जो चांसेस होंगे उस माहौल में वो कम होंगे। The study of the relationship of organism to their environment and to one another, ये भी डेफिनेशन है इकोलॉजी की, जिसको ब्रोअर ने 1994 के अंदर जो है इसको पेश किया है कि बेसिकली इकोलॉजी जो है ये जानदार और उसके माहौल के दरमियान तल्लक का नाम है। तो जानदार जहाँ कहीं पे रहते हैं वो अपने माहौल के साथ तल्लक जो है वो बना के रखते हैं, और इस चीज़ के मुताले को हम इकोलॉजी कहते हैं। द वर्ड इकोलॉजी derived from Greek word Eikos, which means house, and logos, which means discussion or study. तो simply we can say study of house या study of home is known as ecology। तो जानदार जिस जगह पे रह रहे हैं डेफिनेटली वही उनका घर होगा, वही उनका होम होगा। तो उस होम के अंदर उन्हें तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मिल रही होंगी। तो लातीनी ज़बान में इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ होम को कहते हैं। हम इकोलॉजी के अंदर कौन कौन से लेवल के ऊपर या कौन कौन सी सतह के ऊपर जो है वो इकोलॉजी का मुताला कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ द लिविंग सिस्टम एट एक्वाटिक इकोलॉजी, अगर वो पानी पर मुहित है या पानी पर मुश्तमिल है। पानी जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, वो मरीन वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो एस्टेरियन भी हो सकता है। एस्टेरियन वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जो है वो नमकीन पानी और फ्रेश पानी जो है ये मिक्स अप होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट इकोलॉजी है, फील्ड इकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, बिहेवियरल इकोलॉजी है। ये सारे इकोलॉजिकल जो है वो लेवल्स हैं जहाँ पे जानदार जो हैं अपने अपने हैबिटेट के अंदर, अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वो अकेले भी हो सकते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में भी हो सकते हैं, और वो दूसरे जानदारों के साथ भी रिलेशनशिप बना के जो वो रह सकते हैं। तो इकोलॉजी बेसिकली एक बहुत बड़ी टर्म है। इसको जो है वो हम हर पहलू से जो है वो ज़िंदगी के हर पहलू से जो है वो इसको देख सकते हैं कि जानदार जो है वो खाता पीता कैसे है, रहता कैसे है, उठता बैठता कैसे है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी जो है वो हैबिटेट क्या है, उसकी फूड क्या है, उसको डिजीज़ अगर हो जाती है तो उसका केयर कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो यानी इकोलॉजी में जानदार की पूरी हिस्ट्री जो होती है, पूरी उसकी जो फिजियोलॉजी, पूरा उसका जो तरीक़ाकार है, वो सारे का सारा इसके अंदर जो है वो शामिल है। इकोलॉजी इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें स्पीशीज हैं, पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इकोलॉजीज हैं, और मुख्तलिफ इकोसिस्टम के दरमियान आपस में इंटर एक्शन जो है, इंटर रिलेशनशिप जो है, प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और इसी तरह से कंज्यूमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, कंपटीशन, नेचर इज डायनामिक्स, चेंज, फ्लो, साइकिल्स, अडेप्टेशन, सिलेक्शन, एवोल्यूशन, बैलेंस, all these characteristics are the physical characteristics of an organism। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ये सारे करैक्टरिस्टिक जो है ये पाए जाते हैं, और वो अपने माहौल के साथ जो है इन करैक्टरिस्टिक्स जो है वो फुलफिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी।
कि इकोलॉजी जो है इसके 7 प्रिंसिपल जो है कौन से हैं। द प्लान आर प्रोड्यूसर्स, द ग्रेजिंग एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड द intrinsic value of a healthy ecosystem need to be looked at together, not separately। जहाँ पे हम किसी भी इकोसिस्टम को देखते हैं तो हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। बेसिकली हमारी ज़रूरत जो होगी वो तमाम जानदारों में की पे होगी और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होगी हम उसको जब वो देखेंगे। तो ये एक स्पीशीज के ऊपर जब वो डिपेंड नहीं करती है। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजर शुड अंडरस्टैंड द चेंज एंड नो इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन ऑल ऑफ हिज मैनेजमेंट डिसीजंस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनको चाहिए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो तमाम जानदारों के लिए जो है वो इक्वली जो है वो ओपन होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ जानदारों को तो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, कुछ को कम हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो है वो डिसीजन लेने चाहिए। फॉर एवरी एक्शन ऑन द लैंड देर आर मल्टीपल रिएक्शंस। आप जो है वो ज़मीन के ऊपर देख लें, आपको मल्टीपल रिएक्शन जो है वो नज़र आएंगी। नेचर एबहोर्स अवॉइड एंड प्रोवाइड्स प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन टू फिल द ओपनस। किसी भी जगह पे जहाँ पे पहले कुछ नहीं है वहाँ पे चूँकि लाइफ का आगाज़ होने जा रहा है, पहले प्राइमरी सक्सेशन होगा फिर वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के नतीजे में जो है वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन और फिर इकोलॉजी कम्युनिटी जो है वो पैदा होगी और कम्युनिटी के दरमियान में इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, जानदार और इकोलॉजी जो है इसका रिलेशनशिप है, जानदार और उसके माहौल का रिलेशनशिप है। ह्यूमन हैव फाउंड दैट नेचर नोज बेस्ट। इंसान जो है नेचर के बारे में ज़्यादा जानता है। ऑर्गेनिज्म विच आर सूटेड एंड अडॉप्टेड टू चेंज ऑक्यूपाई द साइट। अब जानदार जो हैं अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है वो ढाल लेते हैं और वही जानदार कामयाब होते हैं जो अपने माहौल में अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उनकी एडजस्टमेंट जो है माहौल के मुताबिक परफेक्ट हो जाती है यानी फिटेस्ट टू द इन्वायरमेंट आ जाते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एवोल्यूशन का भी यही रूल है कि नेचर जो है अच्छी खसूसियात जो होती हैं उनको अडॉप्ट करती है और वो अपने माहौल के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा जो है वो सूट करते हैं। एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। हर चीज़ जो है ये किसी डायरेक्शन में या किसी सिमत में जो है वो जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी जैसे कि लॉ ऑफ मास एनर्जी के एनर्जी कैन आइदर भी क्रिएटेड है और दूसरा लॉ जो है वो कहता है कि यूनिफॉर्मली जो है वो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तकसीम हो रही है। तो इसी तरह से नेचर जो है ये भी डायरेक्शन जो है उसमें घूम रही है, उस डायरेक्शन की तरफ जो है वो फ्लो कर रही है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लॉन्च। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको फ्री लॉन्च जो है वो किया जा सके। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप इकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लैंडस्केप होती क्या है। बेसिकली लैंडस्केप जो है ये ज़मीन जो है इसका कुदरती तौर पे जो है या चट्टानों का या पहाड़ों का कुदरती तौर पे जो वो टूटना और फिर उसका ऊंची जगह से नीचे की तरफ आना, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ज़मीन के ऊपर एक एनवायरनमेंट पहले से इस्टेब्लिश होता है। जब लैंडस्केप होती है तो वो पहले वाला स्टैब्लिश एनवायरनमेंट जो होता है वो डिग्रेड होता है या टूटता है या डिक्रीज होता है या न्यू जो एनवायरनमेंट होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके भी जो है वो 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि लैंडस्केप इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंडस्केप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो चीज़ इन्वॉल्व है बायोटिक डाइवर्सिटी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है बायोटिक डाइवर्सिटी। बायोटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जानदार जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर उनकी वसी वैरायटी मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोटिक डाइवर्सिटी। फिर स्पीशीज। स्पीशीज जानदारों का कोई ऐसा ग्रुप होता है कि जो नेचर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही ऑर्गेनिज्म के साथ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम स्पीशीज कहते हैं। इसके अलावा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स के जो प्लांट होते हैं ये इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको लेते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, इसी तरह से सल्फर फास्फोरस साइकिल वगैरह जो है, वाटर साइकिल जो है वो पढ़ा है। तो इनमें बेसिकली होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनका फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में गुजर कर दोबारा फिर से जो है वो नेचर का हिस्सा बन जाते हैं और नेचर को से दोबारा फिर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट और एनिमल जो होती है इसकी बॉडी का हिस्सा
बन जाते हैं। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं पे ये ज़्यादा है, कहीं पे ये कम है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करती रहती है। इसी तरह से इकोसिस्टम को रन करने के लिए एनर्जी जो है इसका होना ज़रूरी है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स जो है वो सन है, यानी सोलर एनर्जी है। ये एनर्जी जो है इसका ओनली 1% जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं और इसको फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब ये वाली केमिकल एनर्जी जो होती है इसको तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड चेन के ज़रिए से लेते हैं और फिर एनर्जी जो है इकोसिस्टम में फूड वेब के ज़रिए से जो वो स्प्रेड हो जाती है और एनर्जी जो होती है बिल आखिर कांस्टेंट रहती है इकोसिस्टम के अंदर और फ्लो इसका जो है वो स्मूथली जो है वो होता रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो एनर्जी जो है इसकी मिकदार जो होती है जैसे जैसे लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं इसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती जाती है और उसका लेवल जो है वो कम होता जाता है। इसी तरह से लैंडस्केप चेंजेस हैं, लैंडस्केप में बेशुमार चेंजेस आती हैं। जो सतह ज़मीन होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, जो पहले वाले प्लांट होते हैं वो डिकी हो जाते हैं, नए प्लांट जो होते हैं वहाँ पे जन्म लेते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो नए सिरे से आके वहाँ पे जो है वो पैदा होती है और फिर आगे जो है वो जन्म लेती है और आगे अपनी तादाद को बढ़ाती है। इसके अलावा लैंडस्केप स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मज़ीद डिग्रेड होती रहेगी तो ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी जगह के ऊपर जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। जब स्टेबिलिटी आएगी तो डेफिनेटली जो है वो फ्लोरा और फाना जो है वहाँ पे उगेंगे और वहाँ पे मेंटेन रहेंगे और नई स्पीशीज़ जो होंगी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी वहाँ पे जो है वो अपने आप को जो है वो स्टेबल कर सकें। इसी तरह से बायोटिक डाइवर्सिटी, तो बायोटिक डाइवर्सिटी हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि एक ही जगह पे जानवरों की जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, यानी स्पीशीज़ एक ही होती है और उसकी मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ होती हैं उसे हम बायोटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये प्लांट की हो सकती है, ये एनिमल की भी हो सकती है। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ इकोलॉजी कि इकोलॉजी के लॉ क्या है। ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, कि जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में बाहम मिली हुई हैं। एवरीथिंग गोज समवेयर, हर चीज़ जो है ये किसी सिमत की तरफ या किसी सिमत में जा रही है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च, कोई भी आज़ादाना चीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। यानी नेचर जो है ये बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड है और जो है वो किसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद ब खुद जो है वो लॉन्च हुई हो और खुद ब खुद जो है वो आगे रन कर रही हो। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इकोलॉजी क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, देयर इज वन इकोस्फीयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इफेक्ट वन अफेक्ट्स ऑल। पूरी वर्ल्ड जो है ये एक इकोस्फीयर है और इसमें तमाम जानदार जो हैं वो आपस में मिल के रह रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। व्हेन वी ट्राई टू पिक आउट एनीथिंग बाय इटसेल्फ, हम कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड इट हिच्ड टू द एवरीथिंग एज इन द यूनिवर्स। तो बेसिकली जो है वो हम पाएंगे कि हर चीज़ जो है यूनिवर्स में वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जोहान मोनियर जो है उसने हमें ये बताया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर समंदर के अंदर जो है वो स्नेल्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं या ना हो तो डेफिनेटली उनको खाने वाले जानदार जो होंगे वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या अगर एक चीज़ जो है एक स्पीशीज जो है उसकी तादाद बढ़ती है तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन के नतीजे में फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाती और ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से फिर फूड हासिल करने की जो है वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सेकंड लॉ ऑफ इकोलॉजी, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, हर चीज़ जो है किसी सिमत में किसी डायरेक्शन की तरफ जो है वो लाजमी तौर पे जा रही है और उसे जाना है। देयर इज़ नो वेस्ट इन नेचर एंड देयर इज़ नो अवे टू विच थिंग कैन बी थ्रोन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है नेचर के अंदर जिसको वेस्ट किया जाए और ना ही उससे जो है वो अवे जो है वो जाया जा सके। तो हर चीज़ जो है वो स्मूथली जो है रन कर रही है। जैसा कि जो है वो लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
तो एनर्जी जो है ये इकोलॉजी का लाजमी पार्ट है, तो ये कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई जो है वो वेस्टेज, कोई जो है उसमें जो है वो बज़ाहिर तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे तवानाई जो है वो कम हो रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा जो है वो होता नहीं है। हर लेवल के साथ साथ जो है उसकी जो सतह है या उसकी मिकदार जो है वो वो कांस्टेंट रह रही है, बज़ाहिर हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे वो कम हो रही है। Any waste produced in one ecological process is recycled in an other। अगर हम गौर से थोड़ा सा मुताला करते हैं तो किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर हमें पता चलता है कि ये एनर्जी जो है ये ज़ाया हो रही है, तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो चीज़ ज़ाया नहीं हो रही होती, वो रिसाइकल्ड हो रही होती है, किसी और प्रोसेस को चलाने के लिए इन्वॉल्व हो रही होती है। तो एक कोर प्रिंसिपल फॉर द सर्कुलेटरी सर्कुलर इकोनॉमी, और ये एक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का कि जो है वो सर्कुलर होना ज़रूरी है, इकोनॉमी का सर्कुलर होना ज़रूरी है। अगर वो सही डायरेक्शन में घूमती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, तो डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा होगा वो हर एक को जाएगा। और अगर वो सर्कुलेटरी जो है वो उसमें नहीं मौजूद होगी और वो बाउंड होके किसी जगह पे रह जाएगी तो नहीं चल सकेगी। इसी तरह से नेचर के अंदर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये मसलसल कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो कर रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ इकोलॉजी, नेचर नोज बेस्ट, नेचर ज़्यादा उम्दा जानती है। ह्यूमन काइंड हैज़ फैशन्ड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव अपॉन नेचर्स, इंसान कोशिश तो कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचर को जो है वो इम्प्रूव करे, बट द ह्यूमन चेंज इन अ नेचुरल सिस्टम इज सेज कॉमनर, लेकिन इंसान नेचुरल सिस्टम को चेंज कर रहा है तो ये कॉमनर बात है, लाइकली टू बी डिटरमिनेंटल टू द सिस्टम एंड इन द context of chemicals of concern we are looking to eradicate from buildings। बेसिकली तो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हम जो है बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका अगर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो साथ ही साथ जो है वो नुकसान भी हो रहा है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम देखते हैं तो पहले वाले मकान कच्चे होते थे, ज़्यादा ठंडे होते थे और उनमें जो है वो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती थी। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई है और सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है गर्मी की शिद्दत और मुख्तलिफ प्रॉब्लम सैर वगैरह जो है ये भी बढ़ रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस इन नेचर, नेचर के अंदर किसी भी खास किस्म की सब्सटेंस की गैर मौजूदगी इज ऑफन अ साइन दैट इट इज़ इनकम्पेटिबल विद द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इस चीज़ की अलामत है कि ज़िंदगी की केमिस्ट्री में जो है इसकी क्या अहमियत थी, ज़िंदगी की केमिस्ट्री में इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी थी, इस चीज़ को जो ये इंडिकेट करती है। फोर्थ लॉ ऑफ इकोलॉजी, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है नेचर के अंदर जो खुद ब खुद आज़ादाना तौर पे लॉन्च हुई है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर विल always carry an ecological cost and will inevitably involve the conversion of resources from useful to useless, और जो resources हैं ये यूजफुल से यूजलेस की तरफ जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद है जी फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले सन है जो कि सोर्स ऑफ हीट है, एनर्जी है, वेदर है, क्लाइमेट है, वेट वाटर है, मिनरल सॉलिड्स, विंड करंट्स, टेम्परेचर, हीट, मून, टाइड्स, एबियोटिक। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर एबियोटिक फैक्टर्स विच आर कॉल्ड फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर infrastructures are involved, and all of them the natural resources that provide our basic needs and opportunities for social and economic development। लेकिन सबके पीछे जिस चीज़ का होना ज़रूरी है या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो जानदारों को ईजिली अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली नेचर जो है वो सस्टेनेबल है और जो है स्पीशीज जो है वो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर अपना अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट आर लिविंग आर यूज टू बी लिविंग। मिसाल के तौर पर कोई भी इकोसिस्टम की बात आप कर लें, अगर आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रीन एल्जी होगी
या ग्रीन प्लांट जो होंगे ये प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर होंगे, फिर डीकम्पोजर होंगे। तो कंज्यूमर के भी मुख्तलिफ लेवल होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो किसी भी इकोसिस्टम के जो जानदार पार्ट होंगे, जो जानदार कंपोनेंट होंगे, जो मिलकर उस इकोसिस्टम को कंप्लीट कर रहे होंगे, उन्हें बायोटिक फैक्टर कहते हैं। द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, और वो जो इन्वायरमेंट होगा वो उन जानदारों के लिए मखसूस होगा जिसमें वो रह रहे होंगे। मिसाल के तौर पर लैक है, मार्शेज हैं, फॉरेस्ट हैं, ओशन हैं, ट्रॉपिकल्स हैं। तो ये सारे वो इकोसिस्टम है जहाँ पर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें बायोटिक कहते हैं वो रह रहे होंगे और अपने इन्वायरमेंट से जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें माहौल से ले रहे होंगे, कुछ चीज़ें माहौल को जो है वो दे रहे होंगे। Describing population from 1900 to 2000s, the white-tailed deer population of New York State grew from about 20,000 to more than 1 million। के सन 1900 से लेके 2000 सन तक जो है वाइल्ड टेल डियर जो है न्यूयॉर्क के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है, इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ फैले हैं। तो इनकी तादाद 20,000 से तकरीबन 1 मिलियन तक जो है वो हो गई है। डेंसिटीज ऑफ मोर देन 100 डियर्स पर स्क्वायर मीटर अकर्स इन सम अर्बन एरियाज। कुछ ऐसे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर 100 डियर जो है वो पर स्क्वायर मीटर में जो है वो मौजूद है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, तो हम किसी भी पॉपुलेशन की जो तादाद है वो किसी भी वक्त हम डिटरमिन कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंडिकेट करती है या किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इसको इंडिकेट करती है। इकोलॉजिस्ट ऑफन यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज सच एज मार्क एंड रिकैप्चर। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी पॉपुलेशन जो है इस वक्त उसकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है या क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो हमें जो है वो पता चलेगा सैम्पलिंग के ज़रिए से। अब सैंपल क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो उस पूरी पॉपुलेशन की इक्कासी कर रहा होता है। हमें पता कैसे चलेगा, हम कौन कैसे इसको डिटरमिन कर सकते हैं, तो हम जिस मेथड के जरिए से डिटरमिन करेंगे दैट इज मार्क एंड रिकैप्चर। मार्क एंड रिकैप्चर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो जानदार होंगे उनको निशान लगा देंगे। निशान कैसे लगाएंगे, मिसाल के तौर पर वो जानवर जिनके कान बड़े होंगे या जिनके कान होते हैं तो हम उनके कानों के अंदर जो है वो कोई कोका टाइप की चीज़ होती है वो डाल देते हैं, ठीक है, उनको मार करके लगा देते हैं, डेट मेंशन कर देते हैं कि ये फलां एरिया में पाया जाता है, इस वक्त हमने इसको जो है वो पकड़ा है और इसके जिस्म ने जो है या इसकी बॉडी के अंदर ये निशानी जो है वो लगा दी है और उसको फिर छोड़ देते हैं। कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा से रिकैप्चर करते हैं। इसी तरह से कुछ बड़े जानवर होते हैं उनके जिस्म के ऊपर जो है वो कोई निशान जो होता है, जैसे स्लेब का निशान, जीरो का निशान, वन का निशान, या इस तरह के निशानात जो होते हैं वो चेहरे के ऊपर जो है वो दाग दिए जाते हैं और फिर साल 2 साल या मुख्तलिफ ड्यूरेशन के बाद उनको दोबारा फिर से काउंट किया जाता है, रिकैप्चर किया जाता है और इस तरह से हमें जो है वो पॉपुलेशन का साइज होता है इसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो कितनी है। लार्जर ऑर्गेनिज्म जनरली हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो बड़े बड़े जानदार हैं इनकी पॉपुलेशन आमतौर पर कम होती है, इनकी डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन की वो आमतौर पर कम होती है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर स्पेस रिसोर्सेज फाइंडिंग मैट्स कैन बी डिफिकल्ट, क्योंकि पॉपुलेशन जब कम होगी तो उनमें स्पेस की अवेलेबिलिटी भी कम होगी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम और फिर मैटिंग के चांसेस जो होंगे वो भी डिफिकल्ट होंगे। इसी तरह से हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जिनमें होगी इनमें फाइंडिंग मैट्स ईजियर होगा, tend to be more competition, more infectious disease, more vulnerability to predators, northern pintail ducks वगैरह जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज विद एन एरिया, किसी एरिया के साथ ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज किया जा सकता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोई खास पैटर्न में नहीं हो रही है तो किसी भी तरह से हो रही है तो दैट इज रैंडम। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि इवनली स्पेस्ड, जानदार जो है वो तकरीबन एक जैसे जो वो डिस्ट्रीब्यूट है। क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप की शक्ल में जो है वो रिसोर्सेज के करीब रह रहे हो। मसलन अगर कहीं पे नदी है, कहीं पे दरिया है, तो जानदार जो है वो झुंड बना के ग्रुप बना के जो है उस नदी के करीब जो है वो रहते हैं और फिर वहीं से खुराक वहीं से सारा कुछ लेते हैं और इस तरह को हम क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद है जी एज स्ट्रक्चर। relative number of organism of each age group within population can be used to predict future population growth of a population। हम जो है population
जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी पेशन गोई बता सकते हैं उसकी ग्रोथ रेट को देख के, कि अगर जानदार जो है वो तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, मसलन रैबिट है तो रैबिट की अगर बात कर लें तो रैबिट जो है इनका गेस्टेशन पीरियड 21 डेज़ पर मुहित होता है। 21 दिनों के बाद इनके बच्चे जो होते हैं वो निकल आते हैं। अभी बच्चे छोटे ही होते हैं तो दोबारा फिर से जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और इनकी शरह तौलीद जो होती है बहुत तेज़ होती है और इस तरह से जो है इनके बच्चों की तादाद जो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम पॉपुलेशन जो है उसको उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ का अंदाज़ा जो है उसकी स्ट्रक्चर से जो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा सेक्स रेशो जो है तो प्रोपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, दोनों का जब हम तनासब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सेक्स रेशो क्या है। एज स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रेशोज। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स डायग्राम के हवाले से ड्रा करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि सेक्स रेशो जो है वो क्या है। तो मोनोजीनियस स्पीशीज में आम तौर पर आइडियल सेक्स जो होते हैं वो 50-50 यानी 1-1 की रेशो जो है वो उनमें पाई जाती है, यानी आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे तो रेशो जो है वो 1-1 की होगी। The human population has grown from about 1 billion to more than 6.8 billion and exponential rate of increase। अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान की जो शरह तौलीद है ये बहुत तेज़ है, यानी एक्सपोटेंशियल रेट से जो है वो बढ़ रही है, यानी तादाद जो है वो डबल हो रही है, डबल की शरह से जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इनका फ़र्क जो है ये बताता है कि बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अब पॉपुलेशन रिलेटिव बर्थ एंड डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी इफेक्ट हाउ इट ग्रोज, ये हमें बताती है कि कोई भी जानदार जो है उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ की शरह क्या है, रेट क्या है, कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है कम हो रही है या उसमें क्या कुछ हो रहा है। इसका अंदाज़ा जो है इसका पता हमें जो है वो डेथ रेट से जो है वो चलेगा। सर्वाइवरशिप कर्व शो हाउ द लाइकलीहुड ऑफ डेथ वेरीज विद एज। अगर हम कर्व को देखते हैं तो जो सर्वाइवरशिप कर्व होती है ये हमें बताती है कि किस तरह से लाइकलीहुड जो है डेथ का वेरीज करता है मुख्तलिफ एज के हवाले से। मसलन अगर ह्यूमन बीइंग की देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं आमतौर पर छोटी एज में जो होता है उनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है कि उनमें जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। तो जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं तो उनमें ये जो है वो पावर ज़्यादा हो जाती है और मोस्टली जो होते हैं चाइल्ड जो होते हैं फिर वो मैच्योरिटी तक जो है वो पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह से जो लास्ट स्टेज होती है वो भी कुछ ज़्यादा जो है वो पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त की इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत कम होती है और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की पावर जो होती है वो कम होती है और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है उनकी फिर डेथ की वजह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर्वाइवलशिप जो कर्व जो होती है ये एज और उनकी जो डेथ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये मुहैया करती है। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी इलाके में पॉपुलेशन जो है उसको सस्टेन रखने में या उसमें कमी बेशी करने में जो है वो जिम्मेदार होते हैं। इन एडिशन टू बर्थ एंड डेथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन इंडिविजुअल मूविंग इन टू एंड आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन बेसिकली है क्या चीज़ कि जानदार जो है ये किसी भी पॉपुलेशन को या तो छोड़ जाते हैं या फिर किसी पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अगर तो वो आर्जी तौर पे जाते हैं तो इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं और अगर वो मुस्तकिल चले जाते हैं और वापसी के कोई चांस नहीं है तो इसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो डेफिनेटली जब इमिग्रेट होते हैं तो जिस पॉपुलेशन से वो जा रहे हैं वहाँ पे कमी होगी डेफिनेटली, और जिस पॉपुलेशन का जाकर वो हिस्सा बनेंगे वहाँ पे जो है वो मुस्तकिल ठहराव जो है उसको चूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन में इजाफे की वजह बनेंगे। इसी तरह से माइग्रेशन seasonal movement into and out of an area can temporarily affect population size। माइग्रेशन जो होता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि पॉपुलेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से सर्दियों के अंदर जो सोवियत यूनियन का इलाका है वहाँ पे जानवर बर्ड जो होते हैं वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो माइग्रेट करते हैं। अब डेफिनेटली जब माइग्रेट करेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जिस एरिया की तरफ वो जाएंगे वहाँ पे आर्जी तौर पे उसकी पॉपुलेशन की साइज में इजाफे की वजह बनेंगे। कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं
कैसे मेजर करेंगे? इक्वेशन की मदद से, यानी बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट कि कितने जानदार वहाँ से इमिग्रेट हुए हैं, उनमें से माइनस करेंगे डेथ रेट को प्लस इमिग्रेशन रेट को, तो हमारे पास जो है ये कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसको डिटरमिन कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन हैव ए पॉजिटिव ग्रोथ रेट, श्रिंकिंग पॉपुलेशन हैव ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि बढ़ रही है उनका पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा, जो कम हो रही है श्रिंक हो रही है उनका नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा। यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पर थाउजेंड्स, हम इसको जो है वो पर थाउजेंड के हिसाब से जो है वो डिटरमिन करते हैं कि इनमें जो है वो किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट मोर देन 1 मिलियन पीपल टू द यूएस पॉपुलेशन पर ईयर। हर साल जो है तकरीबन 1 मिलियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में लोग इमिग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर उसकी पॉपुलेशन को में जो है वो इजाफे की वजह बन रहे हैं। तो इसी तरह से किसी भी एरिया से माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उस पर असरअंदाज होते हैं और उसको जो है वो इफेक्ट करते हैं। अभी तक ये लेक्चर आपका कंटिन्यूड है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बाकी इसका जो पार्ट रहेगा उसको नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।